साल 2016 से पहले लोगों को पैसे का लेन देन करने के लिए बैंक के चक्कर लगाने पड़ते थे और घंटों लाइन में खड़े रहना पड़ता था। लेकिन आज यूपीआई के माध्यम से इन सारी चीज़ों को और भी ज़्यादा आसान कर दिया गया है। हमारे भारत का यूपीआई कैसे वीज़ा और मास्टर कार्ड जैसी कंपनियों को टक्कर दे रहा है? आखिर यूपीआई है क्या और इसे किसने बनाया? इसकी वजह से भारत की पूरे विश्व में क्यों चर्चा हो रही है? क्या भारत सरकार को भी यूपीआई के आने से फ़ायदा है? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारी बातों को जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल दूस फैक्ट्स में फिर से स्वागत है। आइए जानते हैं कि पहले के समय में लेन देन कैसे होता था। मानव इतिहास में धन का प्रयोग लगभग 5000 साल पहले से है। इतिहासकारों का मानना है कि पहले लेन देन के लिए एक सामान के बदले दूसरे सामान की लेन देन की व्यवस्था थी। जैसे किसी को यदि कपड़े की जरूरत है तो वह गेहूं देकर कपड़े ले सकता था, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह था कि कपड़े की चाह रखने वाले व्यक्ति को ऐसे शख्स को खोजना पड़ता था जिसे कि गेहूं की जरूरत हो। ऐसा करने में समय लगता था। धीरे धीरे विकास होता रहा और मुद्रा के रूप में पहले सिक्के के बारे में जानकारी मिली। इसी तरह चाइना के द्वारा पहली पेपर करेंसी यानी नोट की उत्पत्ति हुई। भारतीय रुपए का इतिहास लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन भारत में पाया जाता है। भारत दुनिया में सिक्कों की शुरुआत करने वाले में से एक था। पहले भारतीय सिक्कों को महाजनपदों द्वारा ढाला जाता था, जिसे पुराण, कर्षपन या पाना के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने चांदी, सोने, तांबे या शीशे के सिक्के चलाए। 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य ने पूरे साम्राज्य के लिए मौद्रिक प्रणाली को एक किया। इस युग में रुपए का विकास हुआ जब शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और 178 ग्राम का चांदी का सिक्का जारी किया, जिसे रुपए के नाम से जाना जाता था। भारतीय नोटों की शुरुआत कब हुई? लगभग 18वीं शताब्दी में बंगाल बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बंगाल बैंक कागजी मुद्रा जारी करने वाले भारत के पहले बैंक बने। 1 अप्रैल 1935 दिन सोमवार को आरबीआई बैंक का औपचारिक उद्घाटन किया गया और आज़ादी के बाद 1996 में महात्मा गांधी सीरीज के नोट की शुरुआत हुई। 15 जुलाई 2010 को भारत ने एक नया मुद्रा प्रतीक रुपए पेश किया। आखिरकार भारत सरकार को यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, जबकि भारत सरकार के पास आरटीजीएस, एनईएफटी और आईएमपीएस जैसे सिस्टम पहले से मौजूद थे? तो आपको बता दें, सबसे पहले आरबीआई ने सन 2000 में लाया कि जिसको भी 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करना है वो आरटीजीएस के साथ तुरंत कर सकता है। इसमें 2 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करने के लिए इसे यूज किया जाता था क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा आता था। अब जिसको 2 लाख से कम ट्रांजैक्शन करना हो उसके लिए आरबीआई लाया एनईएफटी, लेकिन हर ट्रांजैक्शन के बाद 30 मिनट के बाद ही अगला ट्रांजैक्शन हो सकता है। फिर आरबीआई ने 2008 में एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन किया और 2010 में आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विस लाया गया और इसके मदद से मोबाइल द्वारा ट्रांजैक्शन हो रहा था। अब आपको लग रहा होगा कि जब इतनी सारी सुविधाएं थी तो यूपीआई की क्या जरूरत थी? तो दोस्तों, इसमें लिमिटेशंस थी और 10 रुपए या 20 रुपए जो आज के दिन आसानी से ट्रांसफर कर रहे हैं वो संभव नहीं था क्योंकि स्कैन वाली सुविधा नहीं थी। और इन सब में ट्रांजैक्शन करने से पहले बेनिफिशियरी को ऐड करना पड़ता था, यानी बैंक अकाउंट नंबर का आईएफएससी कोड और जिसे पैसे भेजने हैं उसका नाम, और हर ट्रांजैक्शन पर कुछ चार्ज भी कटता था। फिर इन प्रॉब्लम्स से बचने के लिए एनपीसीआई ने आईएमपीएस का अपग्रेडेड वर्जन 2016 में लॉन्च किया, जिसे यूपीआई के नाम से जाना जाता है और इसे रघुराम राजन और दिलीप दोनों ने मिलकर लॉन्च किया। इसमें इन्होंने एक यूपीआई आईडी बना दी जिससे बार बार बेनिफिशियरी डिटेल्स डालने की जरूरत नहीं थी और कोई चार्ज भी नहीं लगेगा। बस एक बार आप यूपीआई आईडी बना लें, उसके बाद आप यूपीआई आईडी के जरिए 24/7 आसानी से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, बशर्ते जिसे पैसे भेजना है उसका भी यूपीआई आईडी होना चाहिए। यूपीआई इतना पॉपुलर कैसे हुआ? तो यूपीआई अपने फास्ट स्पीड, सेफ्टी और इंटरऑपरेबिलिटी के कारण पॉपुलर हो गया। यह इंटरऑपरेबिलिटी के जरिए आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या भीम पे किसी के साथ भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जबकि इससे पहले यदि पेटीएम में ट्रांजैक्शन करना है तो दोनों लोगों के पास, यानी जिसको पैसे भेजना है और जिसे रिसीव करना है, दोनों लोगों के पास पेटीएम होना जरूरी था, यानी सेम पेमेंट सिस्टम। लेकिन यूपीआई के जरिए हम किसी भी पेमेंट सिस्टम के साथ पेमेंट आसानी से और तुरंत कर सकते हैं। यूपीआई के बूस्ट होने का एक मेन रीजन नोटबंदी भी है, क्योंकि उस समय लोगों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था और लोगों ने तेजी से यूपीआई को अपनाया।
अब हालात कुछ ऐसा है कि भारत डिजिटल पेमेंट के मामले में विश्व में नंबर 1 हो गया है और एक महीने में 100 मिलियन का ट्रांजैक्शन होने लगा है। यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कुछ ऐसा किया कि इन्होंने प्राइवेट कंपनी को परमिशन दे दिया कि तुम यूपीआई यूज करो और इसका प्रमोशन करो। सबसे पहले फोन पे को अलाउ किया, फिर तेज को, जिसे आज गूगल पे के नाम से जाना जाता है, उसे अलाउ कर दिया और गूगल ने खूब प्रचार किया और नवंबर 2017 में पेटीएम को भी अलाउ कर दिया और सारी कंपनियां मिलके प्रचार की और आज पूरे विश्व में यूपीआई का डंका बज रहा है। यूपीआई के जरिए एक दिन में मैक्सिमम 1 लाख का ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। इससे ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करने के लिए हमें अगले दिन का इंतजार करना पड़ेगा। इस समय यूपीआई के जरिए प्रतिदिन लगभग 22 करोड़ का ट्रांजैक्शन हो रहा है। यूपीआई का एक और ज़बरदस्त फायदा है कि हम क्यूआर कोड को स्कैन करके कभी भी किसी भी पेमेंट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जो कि आपने दुकानों पर स्टिकर या कार्ड के फॉर्म में देखा होगा। ये देखने में तो एक जैसा लगता है, लेकिन प्रत्येक यूपीआई का अलग अलग क्यूआर कोड होता है, जैसे कि हर एक इंसान का अलग अलग फिंगरप्रिंट होता है। क्यूआर कोड में ही सभी डिटेल्स जैसे बैंक अकाउंट नंबर, बैंक का आईएफएससी कोड और उसका नाम सब रहता है, जिसे स्कैन करने पर पैसा सीधा अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि यूपीआई के फायदे क्या क्या हैं। यूपीआई का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता है और ये यूज़र फ्रेंडली होता है। सीधे बैंक अकाउंट से लिंक होता है, जिससे पैसा डायरेक्ट अकाउंट में जाता है। और अब एक नया फीचर आ रहा है, यूपीआई लाइट। इसके जरिए बिना इंटरनेट के भी पैसे ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। मोबाइल पे नेटपैक नहीं होने पर भी ट्रांजैक्शन होगा। यूपीआई का एक और फीचर है यूपीआई 123, जिसका यूज़ करके जो लोग कीपैड फ़ोन चलाते हैं वो भी पेमेंट कर सकते हैं। इसमें एसएमएस के द्वारा ही पेमेंट किया जा सकता है, जो कि बिना स्मार्टफोन के भी हो जाएगा। यूपीआई से भारत सरकार को लाभ कैसे है? जैसा कि यूपीआई भारत सरकार का है तो सरकार का भी फायदा होगा। डिजिटल सिस्टम से ट्रांसफर करने से गवर्नमेंट के पास पूरा डेटा रहता है, क्योंकि यूपीआई से बैंक के जरिए सबका आधार व पैन कार्ड जुड़ा रहता है, तो सरकार का टैक्स का बहुत बड़ा फायदा होता है। टैक्स के दायरे में आने वाले लोगों को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, क्योंकि पहले लोग कैश में लेन देन ज़्यादा करते थे तो सरकार को पता नहीं चलता था। दूसरा फायदा यह है कि पहले एक बैंक से दूसरे बैंक तक रुपए को सुरक्षित पहुंचाने में भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था और प्रत्येक एटीएम को लगाने और उसकी सुरक्षा पर भी काफ़ी ज़्यादा खर्च आता था। साथ ही नोटों की छपाई में भी सरकार को मोटी रकम जाती है। तो यूपीआई आने से गवर्नमेंट को ये सभी फायदे होते हैं। धीरे धीरे यूपीआई अपना पहचान पूरे विश्व में बनाने जा रहा है। यूपीआई को भुगतान के लिए कई देश यूज कर रहे हैं, जैसे नेपाल, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, हांगकांग, जापान और अब फ्रांस और भारत के बीच यूपीआई का इस्तेमाल करने को लेकर समझौता हो गया है, जिससे कि अब एशियन देश के बाद यूरोपियन देशों में भी यूपीआई को एक नया मार्केट मिलेगा। वीज़ा और मास्टर कार्ड को दुकानों पर स्वाइप करने पर 1 से 3% तक का चार्ज लगता था, लेकिन यूपीआई से पेमेंट करने पर कोई चार्ज नहीं लगता है। इसलिए यूपीआई आने के बाद ये दोनों कंपनियां डरी हुई हैं। आज यूपीआई ने भारत को ग्लोबल लेवल पर एक वर्ल्ड लीडर की तरह खड़ा कर दिया है, जो चाइना, साउथ कोरिया और अमेरिका जैसे देशों से आज काफ़ी आगे निकल चुका है। डिजिटल पेमेंट सिस्टम और यूपीआई के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।